टाइम भाई हमने पढ़ा था अपचयन अभिक्रिया। इससे अगला टॉपिक है हमारा अपचयन उपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्लास 8 में मेरे ख्याल से पढ़ रखा आपने। तो इसमें दोनों शब्द एक बार में आ रखे, अर्थात अपचयन भी और उपचयन भी। तो इसका नाम अपचयन उपचयन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें अपचयन भी एक साथ होगा और उपचयन भी, या फिर इसका फाइनल नाम कर देते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। अर्थात इसमें क्या होता है, जो आपका अपचयन अभिक्रिया है और जो आपने उपचयन पढ़ रखा वो दोनों के दोनों एक साथ घटित होते हैं, या ना कि ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए उससे पता लग जाएगा। CuO प्लस H2, CuO का मतलब कॉपर ऑक्साइड और H2 का मतलब हाइड्रोजन। जब इसकी इसमें क्रिया करेंगे तो आपको पता है यहां से Cu काहे में टूटेगा +2 और O-2, और यहां से आपका H प्लस, ये तो इसी में टूटेगा। तो यहां से इसका जो माइनस है किससे क्रिया कर जाएगा, इसके प्लस से। तो यहाँ के यहां से क्या निकल जाएगा हमारा H2O, और Cu धातु जो है यहां से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। बात समझ में आ गई। कारण अब देखो, जो मैंने आपको धातुओं की सक्रियता पढ़ाई थी, हाइड्रोजन का स्थान जो है Cu से ऊपर नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान जो है Cu से क्या है, वो ऊपर है, इसलिए कॉपर को यहां से क्या कर देगी, स्थापित कर देगी जी। अर्थात क्या बनेगा यहां से, एक तो बन जाएगा आपका H2O और प्लस C। आपने यहां क्या देखा, इसमें क्या हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि, और इसमें से क्या हुई, ऑक्सीजन की कमी। तो जहां कमी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जहां कमी होती है उसको बोलते हैं अपचयन, और जब वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। बात समझ में आ गई। अर्थात इसमें दोनों क्रिया एक साथ आ गई। अब देख लीजिएगा कैसे आ गई। तो यहां क्या लिखेंगे, अब जाओ, Cu में से ऑक्सीजन हुई बाहर, ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये वाली क्रिया क्या हुई हमारी, अपचयन। समझिए अपचयन क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस, और यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की हुई वृद्धि। तो ये वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी हमारी, इसे लिख देना है यहाँ अपचयन, सॉरी उपचयन। ये हो जाएगा आपका उपचयन। तो समझ में आ गया। यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन, इसमें क्या देखा आपने, ऑक्सीजन की तो हुई कमी, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये क्या हुआ आपका उपचयन। क्लियर हुआ पॉइंट। तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया। क्या डेफिनेशन बनेगी ओवरऑल, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया एक साथ घटित होती है, या फिर सीधा ये भी कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरे वाला अभिकारक अपचयित होता है। या ना कि एक अभिकारक तो उसमें क्या होगा, अपचयित, और एक हो जाता है उपचयित। तो उसको भी क्या कह सकते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ गया। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे ये है आपका PbO प्लस, यही ले लो H2, क्या निकलेगा बताओ, H2O प्लस Pb। तो यही बन जाएगा आपका H2O प्लस Pb। ये निशान दिखा देंगे आप करके। समझ में आ गया ना कैसे करना है। और ले लीजिएगा, ये ले लो Zn प्लस ZnO, सॉरी ZnO लेके चलेंगे, ZnO प्लस C, यानी कि जिंक ऑक्साइड की क्रिया किससे करा दो, कार्बन से। बताओ क्या निकलेगा भाई, यहां से सीधा सा है, ये तो टूट जाएगा Zn प्लस 2 में, और ये टूट जाएगा O-2 में, और ये C+4। इसकी क्रिया इससे होगी, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी, पता है सभी को क्या निकलेगा, CO2 और Zn। और ये इसके साथ में क्रिया करके कौन सी गैस निकाल देगा, CO2, क्योंकि 2 इसका इस पे आ जाएगा, एक इस पे आ जाएगा, तो क्या निकलेगा CO2 और प्लस Zn, यानी कि जिंक बाहर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहां आपने क्या देखा, इसमें से तो ऑक्सीजन हो रहा रिलीज,
अर्थात इसका क्या हुआ यहाँ पे उपचयन, और इसमें ऑक्सीजन की हुई वृद्धि, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया उपचयन और इसका हो गया अपचयन। लिखना चाहो यहां दिखा सकते हैं ऐसे, ये आपका क्या हुआ उपचयन, और ये यहां से क्या हुआ आपका अपचयन। समझ में आ गया सभी को। अब इसको बैलेंस भी करना है, चूंकि इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर 2 है, तो यहां 2 से गुणा करोगे और इधर भी आप कहीं से गुणा कर दोगे भैया 2 से। ऊपर चेक कर लो, ऊपर तो मेरे ख्याल से फाइनली है, संतुलित है। तो आप लोगों के रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया क्या होगा। और फाइनल एक बार और बता देता हूं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अपचयित या अभिकारक शब्द प्रयोग कर लो यहाँ कि एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ गया। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा इसमें भाई अभिक्रियाशीलता। वैसे तो लगभग ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा है तुमने, एक टॉपिक पढ़ाया था आपको विस्थापन अभिक्रिया, पढ़ा था ना। तो विस्थापन अभिक्रिया और जो अभिक्रियाशीलता है ये लगभग क्या, बस यही मान के चलो कि दोनों के दोनों इक्वल है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन भी वही है, और आपकी जो इक्वेशंस हैं, जो एग्जांपल इसमें आते हैं वो भी सेम टू सेम वैसे ही है। समझ लेते हैं एक एग्जांपल के आधार पे। जैसे हमारे पास ये है Fe2O3 प्लस इसकी क्रिया आपने एल्यूमिनियम के साथ में कर दी, ठीक है। तो यहां से आपको पता ही है ये Fe+2 में आपका टूट जाएगा ये O-2। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता रखा, जो हमारा Fe होता है ये परिवर्ती संयोजकता प्रेजेंट करता है, या ना कि इसकी संयोजकता 1 भी प्रयोग होती है, 2 भी प्रयोग होती है, 3 भी प्रयोग होती है, ठीक है। तो यहां अगर देख रहे हैं आप ऑक्सीजन किस पे आएगी और Fe किस पे गई, इसका मतलब यहाँ 3 है, ठीक है। तो हमारा जो आयरन होता है ये परिवर्ती संयोजकता शो करता है, इसके बारे में पहले बताया था। और यहां से आपका Al+3 इसकी एल्यूमिनियम की +3 होती है, तो यहाँ प्लस वाला इसके साथ में जुड़ जाएगा, अर्थात क्या निकाल देगा Al2O3 प्लस, और जो Fe धातु है यहाँ से यानी कि आयरन वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक बात। तो आपने क्या देख रखा, जो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी, एल्यूमिनियम का स्थान जो है वहां क्या है, Fe से ऊपर है, इसलिए इसने क्या करा, एल्यूमिनियम ने यहाँ Fe को इसके लवण विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित, अलग कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रियाशीलता। अर्थात डेफिनेशन वही है बिल्कुल कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम अभिक्रियाशीलता कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ ये नोट में भी आप याद रखना कि अभिक्रियाशीलता एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया का ही एक प्रकार होता है। बात समझ में आ गई सभी को। तो ये एग्जाम्पल है, अब तो काफी एग्जाम्पल पढ़ा रखे इसके आधार के, पहले से इक्का दुक्का अपने आप कर लेना और उसको बैलेंस भी करके दिखाना आपको। चलिए नोट करिए यहाँ तक का पहले। भाई वैसे लगभग जो आपका चैप्टर है वो पढ़ाने का लगभग फाइनल सा ही हो चुका, लेकिन इसमें कुछ एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन दे के रखते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, उसमें वियोजन तथा आयनिक वियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर, तो देख लीजिएगा, मैंने बोर्ड पे इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ जाए। तो इसमें जैसे आप यहाँ देख रहे हो, पहला पॉइंट यह उष्मा के द्वारा होता है। उष्मा का मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए वियोजन। वियोजन का तो आपको पता ही क्या होता है, वियोजन माने टूटना, या ना कि किसी भी चीज को तोड़ना, वो क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। तो इसमें किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, उष्मा। अर्थात आप उसको हीट कर दीजिएगा वो टूट जाएगा। जैसे जल होता है हमारा, जल में जब आप हीट देते हैं तो क्या होता है, तो धीरे धीरे जो है टूटना शुरू नहीं हो जाता। अर्थात आपने मान लिया थोड़ा सा जल किसी पात्र में गर्म करना रख दिया, तो आप क्या देखोगे, कुछ समय पश्चात वो जल वहां से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, सूख जाएगा। कहाँ गया वो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में वहां से वो वियोजित हो चुका, यानी कि टूट चुका। बात समझ में आ गई। तो इसे कहते हैं उसमें वियोजन। इसमें क्या होता है
जो विलायक होते हैं हमारे उसमें विलयन के बनाने से होता है। ये विलायक आपने पढ़ रखा 9th क्लास में। विलायक किसे बोलते हैं बताइए, विलायक किसे कहते हैं? वहां दो शब्द पढ़े थे आपने, विलय और विलायक। इसमें घोला जाता है। राइट, जो अपने आप में किसी को घोलता है उसे बोलते हैं विलायक, अर्थात अपने में जो मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। और विलय उसे विलय बोलते हैं। तो पूरे मैटर को इसे बोलते थे विलयन, यानी कि किसी विलायक में जब आपने विलय पदार्थ को घोल दिया तो उसे क्या कह रहे हैं हम? विलयन। तो यहाँ आके समझ में आ गया। तो विलायक में किसी भी विलयन को बनाने से ही उत्पन्न होता है हमारा आयनिक वियोजन। आयनिक का अर्थ बताइए आपको। आयनिक यानी कि आयनों के रूप में तोड़ना किस चीज को। आयन का मतलब जैसे ही लिखते हैं, नीचे एग्जाम्पल दे भी रखे, चलो यहीं आ जाने दो पहले। इसमें यौगिक का जो अणु है, इसमें यौगिक का अणु क्या होता है? आवेशित कणों या आयनों में वियोजित हो जाता है। आवेशित कण आपने पढ़ी रखा, आवेशित कण या फिर आयन भी बोलते हैं उनको। आवेश जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। चलो पहले से एग्जाम्पल की बात करते हैं। इधर पहला समझ में आ गया ना सभी को? क्लियर है यहाँ तक? इधर दूसरा पॉइंट आप क्या देख रहे हैं? इसमें उदासीन उत्पाद उदासीन अणु होते हैं। उदासीन का मतलब क्या है? जिसपे कोई आवेश नहीं। क्लियर है बात यहाँ तक? यानी कि आपको उदासीन प्राप्त होगा मैटर जो भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितना प्लस का होता है उतना ही माइनस का, और जब आपस में संयोग करते हैं तो आपस में प्लस को माइनस क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। क्लियर है यहाँ तक बात? और इसमें आपको पता लगी गया जो आवेशित कण है, यानी कि इसमें जो यौगिक का अणु होता है हमारा, ये दूसरा ही पॉइंट है यहाँ पूरा का पूरा। इसमें जो यौगिक का अणु होता है आवेशित कणों या आयनों में वियोजित हो जाता है। आवेशित कण का मतलब आपको पता ही है, और आयन का मतलब भी आपको पता ही है, कई दफे मैंने आप लोगों को बता भी रखा। ठीक है, और आवेश की डिटेल पूरी फिजिक्स में भी आपको पढ़ा भी रखी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH4Cl, ये आपका 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। यहां बता रहा मैं, अमोनियम। शुद्ध अगर इसको देसी में नाम देते हैं, जो उसका देसी नाम होता है उसे बोलते हैं नौसादर। 9th क्लास में है आपके पास, अभी 10th में जाके भी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में। इसको क्या है? ये नौसादर। हमेशा NH4 जो ग्रुप होता है, हमेशा इसमें क्या होता है? अमोनिया गैस समाई हुई होती है। तो यहां से इसमें से अमोनिया गैस तो निकल जाएगी बाहर, अमोनिया निकल गई। यहाँ क्या बचा? H का एक अणु बचेगा प्लस Cl बचेगा माइनस। समझ में आ गया? तो यहाँ आपस में क्रिया करके क्या निकाल देंगे? यहाँ से HCl, और यहाँ से क्या होता है? NH3 गैस आउट। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 में इसको बनाने की विधि है आपके पास। तो उसको बनाने की विधि भी यही है, जब अमोनिया गैस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित किया जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो नौसादर प्राप्त होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? और जब इसको ठंडा कर दिया जाता है फिर ये प्राप्त हो जाता है। पूरा का पूरा लॉजिक है तुम्हारे पास, तो समझ में आ गया भाई सभी को? तो इसमें उदासीन प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? आयनों के रूप में टूटा हुआ है। अगला एग्जाम्पल और है, जैसे इनके नाम भी लिख लिया करो जो मैं बताता हूँ साथ साथ। इसे बोलते हैं PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक दिन मैंने बताया था जब आपको संयोजकता का टॉपिक पढ़ा रहा था मैं, कि फास्फोरस की जो संयोजकता है वो कितनी प्रयोग करते हैं? 3 भी प्रयोग करते हैं, 5 भी प्रयोग करते हैं। लिखवा रखा आप लोगों को मैंने, क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 3 भी प्रयोग करी जाती है, 5 भी। अब आपको पता है क्लोरीन की कितनी होती है? 1। फास्फोरस की कितनी है? 5। 5 इस पे आ गई, इस पे चली गई तो क्या बना? फास्फोरस। और 5 को यहाँ बोला जाता है पेंटाक्लोराइड। जैसे पहले मैंने बता रखा, अगर 1 है, 1 को क्या बोलते हैं? मोनो। 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को ट्रेटा और 5 को पेंटा, हेक्सा, फिर इसी तरीके से चलता रहता है आपका मैटर। तो ये समझ में आ गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसमें से एक छोटा उत्पाद बनता है यहाँ पर। मैंने बताया था इसकी संयोजकता 3 भी होती है फास्फोरस की। तो इसके साथ में क्लोरीन के 3 संयोजकता वाला उत्पाद निकाल देगा। अर्थात यहां से जब इसकी संयोजकता 3 प्रयोग करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 1 इस पे आ जाएगी, 3 इस पे आ जाएगी, क्या बन जाएगा? PCl3। इसको क्या बोलेंगे बताइए?
अभी बताया था मैंने, इस पे 3 गया है तो क्या बोलेंगे? पेंटा बोलेंगे। ट्राइक्लोराइड, ट्राई नहीं बोलेंगे, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और जिसमें क्लोरीन गैस होती है एक्स्ट्रा, वो निकल जाती है यहाँ से बाहर। क्लियर हुई बात यहाँ तक? इधर चलते हैं। अभी बताया था मैंने आयनों के रूप में होता है, तो जैसे हमारा HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपने पढ़े रखा किस किस में टूटता है? H+Cl- में टूटता है। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इससे ये बनता है और इन्हें जोड़ दे तो ये बनता है। बात समझ में आ गई? इसलिए आधा तीर ऊपर लगाते हैं, आधा तीर नीचे लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? इसका पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि आने वाले चैप्टर में आप अम्ल की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अम्ल की डेफिनेशन भी यही है, जिसमें हमें मेन ये रोल अदा करता है H+ आयन मिलता है। जैसे आपने पढ़ रखा है HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें किसमें टूट गया है? H+ आयन में। डिटेल पढ़ाई जाएगी वहां पे। ये समझ में आ गया सभी को? ऐसे हमारा NaCl होता है, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। H2SO4 पढ़ रखा आपने, सल्फ्यूरिक अम्ल H+ और SO4- 2 में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो समझ में आ गया उसमें वियोजन और आयनिक वियोजन क्या होगा? भाई इसमें सारा मैटर उष्मा का होता है और इसमें सारा मैटर आयनों का होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? इनको भी ऐसे ही दिखाना। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, इसको भी आज आप यहाँ तक का रिपीट करेंगे, फिर बाकी का कार्यक्रम कल देखते हैं। भाई वैसे लगभग जो आपका चैप्टर है वो पढ़ाने का लगभग फाइनल सा ही हो चुका, लेकिन इसमें कुछ एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन दे के रखते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, उष्मीय वियोजन तथा आयनिक वियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर, तो देख लीजिएगा, मैंने बोर्ड पे इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ जाए। तो इसमें जैसे आप यहाँ देख रहे हो, पहला पॉइंट यह है उष्मा के द्वारा होता है। उष्मा का मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए वियोजन। वियोजन का तो आपको पता ही क्या होता है? वियोजन माने टूटना, या ना कि किसी भी चीज को तोड़ना, वो क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। तो इसमें किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? उष्मा। अर्थात आप उसको हीट कर दीजिएगा, वो टूट जाएगा। जैसे जल होता है हमारा, जल में जब आप हीट देते हैं तो क्या होता है? वो धीरे धीरे जो है टूटना शुरू नहीं हो जाता। अर्थात आपने मान लिया थोड़ा सा जल किसी पात्र में गर्म करना रख दिया, तो आप क्या देखोगे? कुछ समय पश्चात वो जल वहां से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, सूख जाएगा। कहाँ गया वो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में वहां से वो वियोजित हो चुका, यानी कि टूट चुका। बात समझ में आ गई? तो इसे कहते हैं उसमें वियोजन। इसमें क्या होता है? जो विलायक होते हैं हमारे, उसमें विलयन के बनाने से होता है। विलायक आपने पढ़ रखा 9th क्लास में। विलायक किसे बोलते हैं? बताइए, विलायक किसे कहते हैं? वहां 2 शब्द पढ़े थे आपने, विलय और विलायक। इसमें घोला जाता है, राइट। जो अपने आप में किसी को घोलता है उसे बोलते हैं विलायक, अर्थात अपने में जो मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। और विलय उसे विलय बोलते हैं। तो पूरे मैटर को इसे बोलते थे विलयन, यानी कि किसी विलायक में जब आपने विलय पदार्थ को घोल दिया तो उसे क्या कह रहे हैं हम? विलयन। तो यहाँ आके समझ में आ गया? तो विलायक में किसी भी विलयन को बनाने से ही उत्पन्न होता है हमारा आयनिक वियोजन। आयनिक का अर्थ बताइए आपको? आयनिक यानी कि आयनों के रूप में तोड़ना किस चीज को। आयन का मतलब जैसे ही लिखते हैं, नीचे एग्जाम्पल दे भी रखे, चलो यहीं आ जाने को पहले। इसमें यौगिक का जो अणु है, इसमें यौगिक का अणु क्या होता है? आवेशित कणों या आयनों में वियोजित हो जाता है। आवेशित कण आपने पढ़ी रखा, आवेशित कण या फिर आयन भी बोलते हैं उनको। आवेश जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, चलो पहले से एग्जाम्पल की बात करते हैं। इधर पहला समझ में आ गया ना सभी को? क्लियर है यहाँ तक? इधर दूसरा पॉइंट आप क्या देख रहे हैं? इसमें उदासीन उत्पाद उदासीन अणु होते हैं। उदासीन का मतलब क्या है? जिसपे कोई आवेश नहीं। क्लियर है बात यहाँ तक? या ना कि आपको उदासीन प्राप्त होगा मैटर जो भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितना प्लस का होता है उतना ही माइनस का, और जब आपस में संयोग करते हैं तो आपस में प्लस को माइनस क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। क्लियर है यहाँ तक बात? और इसमें आपको पता लगी गया, जो आवेशित कण है, यानी कि इसमें जो यौगिक का अणु होता है हमारा, ये दूसरा ही पॉइंट है यहाँ पूरा का पूरा। इसमें जो यौगिक का अणु होता है आवेशित कणों या आयनों में वियोजित हो जाता है।
आवेशित कण का मतलब आपको पता ही है, और आयन का मतलब भी आपको पता ही है, कई दफा मैंने आप लोगों को बता भी रखा, ठीक है। और आवेश की डिटेल पूरी फिजिक्स में भी आपको पढ़ा भी रखी, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH4Cl, ये आपका 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। यहां बता रहा मैं, अमोनियम। शुद्ध अगर इसको देसी में नाम देते हैं, जो उसका देसी नाम होता है उसे बोलते हैं नौसादर। 9th क्लास में है आपके पास, अभी 10th में जाके भी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में। इसको क्या है? ये नौसादर। हमेशा NH4 जो ग्रुप होता है, हमेशा इसमें क्या होता है? अमोनिया गैस समाई हुई होती है। तो यहां से इसमें से अमोनिया गैस तो निकल जाएगी बाहर, अमोनिया निकल गई। यहाँ क्या बचा? H का एक अणु बचेगा प्लस Cl बचेगा माइनस। समझ में आ गया? तो यहाँ आपस में क्रिया करके क्या निकाल देंगे? यहाँ से HCl, और यहाँ से क्या होता है? NH3 गैस आउट। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 में इसको बनाने की विधि है आपके पास। तो उसको बनाने की विधि भी यही है, जब अमोनिया गैस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोवाइड किया जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस प्रोवाइड की जाती है तो नौसादर प्राप्त होता है। क्लियर है बात यहां तक? और जब इसको ठंडा कर दिया जाता है फिर ये प्राप्त हो जाता है। पूरा का पूरा लॉजिक है तुम्हारे पास, तो समझ में आ गया भाई सभी को? तो इसमें उदासीन प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? आयनों के रूप में टूटा हुआ है। अगला एग्जाम्पल और है, जैसे इनके नाम भी लिख लिया करो जो मैं बताता हूँ साथ साथ। इसे बोलते हैं PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक दिन मैंने बताया था जब आपको संयोजकता का टॉपिक पढ़ा रहा था मैं, कि फास्फोरस की जो संयोजकता है वो कितनी प्रयोग करते हैं? 3 भी प्रयोग करते हैं, 5 भी प्रयोग करते हैं। लिखवा रखा आप लोगों को मैंने, क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 3 भी प्रयोग करी जाती है, 5 भी। अब आपको पता है क्लोरीन की कितनी होती है? 1। फास्फोरस की कितनी है? 5। 5 इस पे आ गई, इस पे चलेगी तो क्या बना? फास्फोरस। और 5 को यहां बोला जाता है पेंटाक्लोराइड। जैसे पहले मैंने बता रखा, अगर 1 है, 1 को क्या बोलते हैं? मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को ट्रेटा और 5 को पेंटा, हेक्सा, फिर इसी तरीके से चलता रहता है आपका मैटर। तो ये समझ में आ गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसमें से एक छोटा उत्पाद बनता है यहां पर। मैंने बताया था इसकी संयोजकता 3 भी होती है फास्फोरस की। तो इसके साथ में क्लोरीन के 3 संयोजकता वाला उत्पाद निकाल देगा। अर्थात यहां से जब इसकी संयोजकता 3 प्रयोग करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 1 इस पे आ जाएगी, 3 इस पे आ जाएगी, क्या बन जाएगा? PCl3। इसको क्या बोलेंगे बताइए? अभी बताया था मैंने, इस पे 3 गया है तो क्या बोलेंगे? पेंटा बोलेंगे। ट्राइक्लोराइड, ट्राई नहीं बोलेंगे। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और जिसमें क्लोरीन गैस होती है एक्स्ट्रा, वो निकल जाती है यहाँ से बाहर। क्लियर हुई बात यहाँ तक? इधर चलते हैं। अभी बताया था मैंने आयनों के रूप में होता है। तो जैसे हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपने पढ़े रखा किस किस में टूटता है? H+Cl- में टूटता है। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इससे ये बनता है और इन्हें जोड़ दे तो ये बनता है। बात समझ में आ गई? इसलिए आधा तीर ऊपर लगाते हैं, आधा तीर नीचे लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? इसका पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि आने वाले चैप्टर में आप अम्ल की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अम्ल की डेफिनेशन भी यही है, जिसमें हमें मेन ये रोल अदा करता है, H+ आयन मिलता है। जैसे आपने पढ़ रखा है HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें किसमें टूट गया है? H+ आयन में। डिटेल पढ़ाई जाएगी वहां पे। ये समझ में आ गया सभी को? ऐसे हमारा NaCl होता है, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। H+SO4 पढ़ रखा आपने, सल्फ्यूरिक अम्ल H+ और SO4- 2 में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो समझ में आ गया उसमें वियोजन और आयनिक वियोजन क्या होगा? भाई इसमें सारा मैटर उष्मा का होता है और इसमें सारा मैटर आयनों का होता है। क्लियर है यहां तक बात? इनको भी ऐसे ही दिखाना। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, इसको भी आज आप यहां तक का रिपीट करेंगे तो